तो देश के अलग अलग राज्यों से किसानों की नाराजगी की तस्वीरें दिन भर आती रही। हमने आपको रिपोर्ट्स में भी दिखाया कि और उनकी नाराजगी को समझने की कोशिश भी की। ऐसे में आज का हमारा पहला सवाल ये है मुद्दे में कि यहाँ पर क्या बीजेपी भूल गई है दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसान विधेयक में अंत्योदय का संदेश है। सवाल तीसरा ये भी है कि क्या बंद से किसानों की समस्या का समाधान होगा। सवाल ये कि कौन उकसा रहा है किसानों को, विपक्ष या सरकार। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सरकार किसान विधेयक को वापस लेगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं और लगातार सरकार जिस तरीके से अपनी बात रख रही है उससे ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस विधेयक को सरकार वापस लेगी। खैर, इसी पर हम आज चर्चा करते हैं और इस पर हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, क्योंकि आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ और आज से नहीं काफ़ी दिनों से ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कुछ मांगे हैं जिसको लेकर ये किसान आंदोलित हैं, लेकिन उनकी मांगों को मानने के बजाय सरकार बार बार अपना पक्ष रख रही है, समझाने की कोशिश कर रही है। बाकायदा एक ऐड भी निकाला जा रहा है, क्या सच है क्या झूठ है ये बताया जा रहा है। लेकिन क्या किसान नहीं समझ रहे हैं? क्या वाकई किसान ऐसे हैं कि उन्हें बरगलाना बहुत आसान है, या यूं ही इतनी गर्मी में वो सड़कों पर ऐसे ही उतर आए हैं? क्या ये विपक्षी पार्टियों की राजनीति की वजह से है, या वाकई उनकी मांगे जायज हैं, जिसको लेकर अगर सरकार बहुत कम मांगे हैं और अगर उसको विधेयक में ले आती है, कानून बना लेती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? और क्या ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए विधेयक लाया गया है जिसके लिए कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और सीधे इस विधेयक को लाया गया? इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान। विजय शंकर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव रह चुके हैं भारत सरकार के। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीबी पांडे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। बहुत स्वागत है सीबी पांडे जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुष्पेंद्र चौधरी जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अतुल अंजान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय सचिव सीपीआई के हैं। बहुत स्वागत है अतुल जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पुष्पेंद्र चौधरी जी का ही रुख करते हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आज दिन भर हमने देखा सड़कों पर किसान उतरे हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इतनी मांग कर रहे हैं, इतनी गर्मी में वो सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। बार बार इसे ये कह दिया जा रहा है कि इन्हें बरगलाया गया है, विपक्ष की राजनीति की वजह से उन्हें गुमराह किया जा रहा है, इसलिए वो सड़कों पर आज नजर आ रहे हैं। देखिए जी, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरना, विरोध जताना, ये लोकतंत्र का अधिकार है। सरकार इसको माने या ना माने ये उसके विवेक पर निर्भर है, और अगर नहीं मानती है तो और उग्र आंदोलन करने के लिए जो है हम लोग स्वतंत्र हैं, और फिर भी नहीं मानती है तो इनको चुनाव में हटाने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। तो ये जो 2011 वाली स्थिति कहीं ना कहीं सरकार के लिए बनती जा रही है। मैं सरकार को आपके माध्यम से, क्योंकि काफी ज्यादा पॉपुलर है आपका चैनल, चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि कहीं आपकी स्थिति भी ऐसी ना हो जाए जो अन्ना आंदोलन के टाइम पे हो गई थी। आप एक छोटी सी मांग को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आप जो है एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर पे लागू करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? आपके जेब से तो कुछ नहीं जाना है, प्राइवेट व्यक्ति को क्यों बचाना चाहते हैं आप? आप कह रहे हैं कि भैया हम एमएसपी व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे, हम मान रहे हैं आप खत्म नहीं कर रहे, लेकिन आप कितना माल खरीदते हैं ये आपको जानकारी है? 30 लाख करोड़ रुपए की एग्रीकल्चर जीडीपी में से आप 1.5 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ रुपए का माल नहीं खरीदते, बाकी 29-28 लाख करोड़ रुपए का माल बाहर जाता है। अगर उसको ऊपर एमएसपी या एक मिनिमम फ्लोर प्राइस लग जाएगा तो आपको क्या तकलीफ है? आप जो है इसमें जायज मांग किसानों की जो है इसको सुने समझे। बाकी सब सुधारों का कोई हमने विरोध नहीं किया, सुधार आपने किए, चले ठीक है कोई बात नहीं। कोई खरीदे, बाहर का खरीदे, भीतर का खरीदे, लाइसेंस वाला खरीदे, बिना लाइसेंस वाला खरीदे, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खेती से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो भी काम हो उसमें फ्लोर प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसको कहते हैं, या इसको सरकारी रेट कह लीजिए, जो उस साल का सरकारी रेट है 23 फसलों का, कम से कम उसको तो आप इंश्योर करिए, लिखित रूप से वैधानिक जामा पहनाइए कि उसको खरीदने के लिए जो जाएगा वो एमएसपी से नीचे, सरकारी रेट से नीचे नहीं खरीदेगा, ऐसा अनुबंध नहीं करेगा किसान के साथ, किसान का शोषण नहीं करेगा। तो इसके लिए आप मान नहीं रहे, आपकी जेब से कुछ नहीं जाना है, उसके बावजूद भी आप नहीं मान रहे, तो इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग धन्ना सेतों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं, जिसके विरोध में किसान सड़कों पर उतरा है, और ये आगे और उग्र होता जाएगा।
अभी भी जो है ये समझ लीजिए कि स्थिति काबू में है। आप इसको मान जाइए और हम अपने घर, आप अपने घर, हम अपने खेत में जाकर के खेती करना शुरू कर देंगे। हमें एमएसपी की सुरक्षा मिल जाएगी। इतना ही निवेदन है, हमें भी अपने बच्चे पालने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये तब छोटी सी मांगे हैं जिसको भले सरकार से छोटी नहीं समझ रही है, और इसीलिए आपकी मांगों को अनदेखा इसलिए किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी हैं। और इसलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें कोई राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं हम। आखिर क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया और उनके आदर्शों की बात की, इसका भी हम जिक्र करते हैं। विजय शंकर पांडे जी, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, उसको इससे जोड़ दिया किसानों को, यानी कि कुल मिलाकर आपको हर मौके पर किसानों को समझाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। अगर यही कोशिश पहले कर ली गई होती और पहले ही राय मशवरा ले लिया गया होता तो शायद आज हम इस विषय पर चर्चा भी नहीं कर रहे होते, और किसान जो परेशान है, सड़कों पर उतरे हैं, वो भी नौबत नहीं आती। देखिए दीपाली जी, जो सरकार ने किया है उसके बारे में लोगों को कुछ संदेह पैदा हुआ है, और ये लोकतंत्र में बहुत ही स्वाभाविक है कि अगर कोई सरकार कदम उठा रही है तो और लोगों का कोई और उसके बारे में जो समझ है वो हो सकती है। तो पहला काम तो करना चाहिए हमेशा कि जो लोग बातें उठा रहे हैं उनको बुला कर समझा, उनसे चर्चा कर लीजिए कि आखिर आपके क्या संदेह हैं, आपको क्या दिक्कत है, और सरकार अपना पक्ष उनको रखे और बताए। दूसरी जो बात है बहुत बहुत साधारण सी है कि सरकार एक को किसानों के हित में एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी का एक प्रावधान लाया है। तो ये मुझे भी लगता है कि बहुत ही ये जायज़ मांग है कि एक क्लॉज उसमें डाल देना चाहिए कि देखिए जो भी खरीदेगा वो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे नहीं खरीद सकता। इससे होगा क्या कि जो संदेह लोगों के मन में पैदा हुआ है कि धन्ना सेठ लोग जो हैं किसान की आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर लोगों को कम दाम पर जो है खरीद लेंगे, वो दूर हो जाएगा। देखिए किसान आज भी बिना धन्ना सेठों के या बिना खुली बाजार के जीवित है। इसका मतलब है कि उसका जीवन तो चल ही रहा है, हाँ उसको समस्याएं बहुत है। अब एक व्यवस्था जो सरकार ने लाया उसका मूल उसके पीछे विचार ये है कि भाई सरकार के कह रही है कि हम किसानों को ये स्वतंत्रता दे रहे हैं जिसको चाहे बेचे। तो स्वतंत्रता तो पहले भी थी, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को भी अगर वो कहना चाहते हैं कि भाई तुम भी आके ले लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सिर्फ एक जो भय है किसान को और किसान के संगठनों का कि इससे किसानों के धन्ना सेठों के चंगुल में जाने और कम दाम पे उनका जो सामग्री है बेचने की स्थिति पैदा होगी। तो इसमें बहुत सरकार को एकदम सिंपल सी बात है, उसमें इनका जाता क्या है, कहते भाई देखो ऐसा है कि आप बिल्कुल आपको छूट है लेकिन आप एमएसपी से नीचे नहीं ले पाएंगे। उससे सबकी बात बन गई, किसानों की जो उनका भ्रम है वो दूर हो गया और धन्ना सेठों को लगेगा भाई उनको फायदा हो तो खरीदो, ना फायदा हो ना खरीदो। इस देश में काम धंधे के बहुत रास्ते हैं, आपको अगर फायदा लगता है तो खरीदिए, ना फायदा लगता हो ना खरीदिए। तो इसमें दोनों लोगों का होगा, ये जिसे कहते हैं विन विन सिचुएशन है। और मेरे विचार से सरकार को तुरंत इस बात पर विचार करके ये संशोधन या जो भी उसमें करना चाहे वो कर ले, जिससे कि दोनों पक्ष एकदम शांत हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब जो कार्यकर्ता हैं वो जाएं किसानों को और समझाएं कि क्या कुछ यहाँ पर किया गया है। लगता है या आसान भाषा में समझाएंगे तब किसान समझ पाएंगे, लेकिन जो किसान बार बार आसान भाषा में समझा रहे हैं वो क्यों नहीं समझ रही सरकार, इस पर आगे चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान बने हुए, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अतुल अंजान जी का रुख करती हूँ। अतुल जी, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय जी का जिक्र किया, क्या ये लग रहा है कि क्या ये किसान विधेयक में अंत्योदय का ही संदेश है? बिना किसानों के वो बात नहीं करते हैं, और ये जो बिल है इसकी व्याख्या करते हैं। ये जो 3 कानून बने हैं इनकी व्याख्या करते हैं। ये काम चल रहा है। जैसे 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव के पहले मोदी जी के भाषणों को आप निकाल लीजिए, अब तो आप लोग दिखाते नहीं हैं। हर मीटिंग में, चाहे वो पहली मीटिंग उनकी जवानों की भूतपूर्व सैनिकों के बीच वो कर रहे थे हरियाणा में, किसानों का बड़ा जिक्र करते हैं। इसका सहारा जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री को जोड़ने की कोशिश करते हैं, और बता रहे थे कि स्वामीनाथन कमीशन की पूरी रिपोर्ट को इस देश में अगर लागू कर दिया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की तो लागू कर देंगे पूरा, तो हम पूरा लागू कर देंगे। और अब आप जिससे बात कर रहे हैं अतुल कुमार अंजान से,
वो स्वामीनाथन कमीशन का बहुत प्रमुख सदस्य रहा है जी। और आधे से ज़्यादा रिपोर्ट मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सी चीज़ों को हमने किसानों में युवाओं को कैसे जोड़ा जाए खेती किसानी में, खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मैंने जम के विरोध किया था, उस रिपोर्ट का हिस्सा है वो। आखिरी वक्त जो था उस कमीशन में यही सबसे ज़्यादा बहस का मुद्दा था और बाद में डॉक्टर स्वामीनाथन भी इस बात से एग्री हुए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश में इसलिए नहीं संभव है कि इस देश के अंदर छोटे मझोले सीमांत किसान जब गायब हो जाएंगे गरीब, तो इनको रोजगार कौन देगा। ये इंडस्ट्रियली डेवलप्ड सोसाइटी नहीं है और न ये यूरोप है कि जहाँ 2 करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ 8 करोड़ की आबादी है तो लग जाएंगे। ये भारत है। एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी सभ्यता का हिस्सा रही है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं भाजपा के लोगों को कि सुदर्शन जी जब आरएसएस प्रमुख थे तो उन्होंने पूरा एक पांचजन्य में आर्टिकल इसी पर लिखा था। और अगर आप अन्नदाता और ये आप दीनदयाल उपाध्याय जी को याद कर रहे हैं और अंत्योदय की बात कर रहे हैं तो कृषि संबंधी दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को भी समझिए। उन्होंने कहा किसान इस देश की और गांव इस देश की आत्मा है, वो आप भूल जा रहे हैं और इसी आत्मा पर कुठाराघात हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, अंत्योदय और दीनदयाल जी का कार्यक्रम आप पढ़ रहे हैं, एकात्म मानववाद, यहाँ तो मानववाद खत्म हो रहा है, यहाँ दानववाद शुरू हो रहा है इस किसान एक्ट के द्वारा। ये मानववाद है। अरे भाई 72% गांव में ग्रामीण जन रहते हैं, उनकी जमीन खींचने का, खेती का कंपनीकरण का रास्ता कर रहे हैं। छोटे मझोले सीमांत गरीब किसान गायब हो जाएंगे। देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और देश के धन्ना सेठ मिल करके इस देश के अंदर कॉर्पोरेट खेती के नाम पर सारा देश को ले लेंगे जमीनों को, तब क्या होगा भाई। याद रखिए, अंग्रेजों के दबाव में जब अंग्रेजों ने देखा कि ये देश के सामंत और बड़े बड़े राजे रजवाड़े जमींदार किसानों की जमीन ले रहे हैं, दलितों की जमीन ले रहे हैं, आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी जमीन ले रहे हैं, तो छोटा नागपुर संथाल परगना एक्ट अंग्रेजों के जमाने में आया था, प्रोग्रेसिव एक्ट है। आज भी सब सरकारें उसी को मान रही हैं। आदिवासियों को बचाने का वही एक रास्ता रह गया है जी। आज बड़ी लड़ाई लड़ी उत्तर भारत के किसानों ने। 2013 में कांग्रेस के मनमोहन सिंह सरकार को हिला के डुला के पस्त कर दिया जब उन्होंने भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की, तब मजबूरी में 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बना था। बीजेपी, आरएसएस, भारतीय किसान संघ, ये सब लोग लगे थे कि दो नया कानून लाया जाए, किसानों की जमीन न हड़पी जाए। और 2013 के बाद जो कानून बन गया कि किसानों की जमीन कोई एक्वायर नहीं कर सकता एक झटके में, तो आज उसी को समाप्त करने 3-3 अध्यादेश। आजाद भारत के किसी सरकार में 3-3 अध्यादेशों की मौत नहीं हुई। ये मोदी जी 3-3 अध्यादेश लगाए, राष्ट्रपति का दुरुपयोग किया और फिर संसदीय समिति बनी अहलुवालिया जी के नेतृत्व में, जो बीजेपी के सांसद हैं। सारी बात सुनी गई, उसकी रिपोर्ट देख ली तो उनको समझ में आ गया कि उसमें भी खेती का कंपनीकरण का विरोध था। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने विरोध किया था और आज भी सब विरोध कर रहे हैं। क्या मुंह लेके जाएंगे वो बताने के लिए कि खेती किसानी हम बेच दिए। इसलिए मैं अपील कर रहा हूं, जो ठीक पांडे जी ने कहा कि भाई मैं भी राष्ट्रपति जी से कह रहा हूं, आप तो दलित है ना, कानपुर के हैं, गरीब भूमिहीन परिवारों की बात करते हैं, आप बहुत छोटे गरीब किसान हैं, 1 साल आपका बाकी बचा है राष्ट्रपति का, ये क्यों इस एक्ट पर दस्तखत करेंगे आप? अरे इसको कहिए, दोबारा आपको होने वाले नहीं है राष्ट्रपति, आप इस एक्ट को वापस कर दीजिए जो संसद से पास होके गया है बिल, और कहिए कि इस पर पुनर्विचार करिए। और अगर आप ये करेंगे राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, आप इतिहास में याद किए जाएंगे। अगर आप लोग ये कहते हैं कि इमरजेंसी पर दस्तखत राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था, तो आप ये देश के किसानों को सूली पर लटकाने का अगर अध्यादेश कानून को आप दस्तखत करेंगे तो आप याद किए जाएंगे, अन्यथा इसको वापस भेज दीजिए संसद में। ठीक है सीपी पांडे जी, आप धरती पुत्र कह सर, जो जिस तरीके से अतुल जी बोल रहे हैं कि गांव आत्मा है, गांव सब कुछ है और किसान ही सब कुछ है, सब मानते हैं, लेकिन अब अगर हम कुछ जहां की बात करें, खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के किसान अभी इतने नहीं सक्षम हो पाए हैं जो इन्होंने ये जो विधेयक लेकर आए हैं और उसको आगे कर पाएंगे और उससे वो आज़ाद अपने आप को महसूस करेंगे। वो तो बाजार तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी जो फसल है उसको बेच भी नहीं पाते हैं। उनकी क्या हालत है उत्तर प्रदेश के किसान को मैं भी खुद भी समझती हूँ, लेकिन क्यों ये सरकार को समझ में नजर नहीं आ रहा है? मैं तो समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी गांव के बैकग्राउंड के नहीं है, वो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस कानून का क्या दूरगामी परिणाम होने जा रहा है और कितना भयानक परिणाम होगा। देखिए, समझने की बात है कि 2 कानून है। एक तो किसानों के उत्पाद को बेचने का कानून है, ठीक है, उसमें आप कह रहे हैं हम बिचौलिया हटा रहे हैं, इस पर बिचौलिया हटा रहे हैं, नहीं उठा रहे हैं, क्या प्राइस दे रहे हैं, वो एक हमेशा एक ये बहस चलती रहती है।
कि किस तरह के किसान अपने उत्पाद को बेचें। लेकिन जो दूसरा कानून है जिसमें कि उत्पादन के में आप कॉर्पोरेट को भागीदार बना रहे हैं, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप खुद कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो तो इतना भयानक है कि मैं समझता हूं कि इमरजेंसी के बाद अगर 20 सालों बाद अगर सबसे काला कानून अगर कोई याद किया जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून याद किया जाएगा। उसको थोड़ा किसान समझ नहीं पा रहे अभी तक, न किसानों के नेता इसको अच्छी तरह से किसानों को समझा पा रहे। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त उसका आपको नमूना देना चाहूंगा कि जैसे अनजान जी ने बहुत अच्छी ढंग से बात बताई इसको, उसी को मैं बढ़ाते हुए आपसे बताना चाहता हूं कि मान लीजिए आज तो उन्होंने इस कानून के द्वारा कॉर्पोरेट को गांव में प्रवेश कराया। उन्होंने ऐसे प्रवेश कराया है कि आप किसान जो चाहें अपने उत्पादन के लिए वो प्राइस फिक्स कर दें कि मेरे अगर खेत में इतना उत्पादन होगा तो मैं इस प्राइस पर बेचूंगा और इसके लिए वो उन्हीं को बेचूंगा। और इसके लिए जो कॉर्पोरेट के घराने हैं, जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो आएंगी, उनको खाद के लिए, बीज के लिए या अन्य कामों के लिए उनको वो इंश्योरेंस के लिए वो पैसा देंगे या एडवांस कर देंगे। जैसे कहीं समझ कि खेती करने के लिए उनको एडवांस कर देंगे। अब वो खेती करने पर एडवांस कर देंगे, उसके बाद जो किसान का मान लीजिए उत्पादन के बाद चाहे वो कितना भी पैदा करे लेकिन उनको उसी प्राइस पे बेचना होगा। एक तो सबसे बड़ा ये दिक्कत उनके सामने आपने रखा। दूसरा, अगर किसान का वो नुकसान हो जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, तब भी उनको देना पड़ेगा क्योंकि उससे आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तभी किसानों को उनको देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि आप कहेंगे हम इंश्योरेंस करा देंगे तो इंश्योरेंस का तो बाद में मिलेगा पैसा, तुरंत उसके दौरान तो पैसा मिलने जाएगा। वो कहेंगे हम क्लेम देते रहेंगे और उनसे किसान से वो ऑलरेडी कॉर्पोरेट 5 अगर 20 क्विंटल का उसे वादा किया है तो 20 क्विंटल लेगा, जहां से भी वो किसान उसको खरीद के देगा, नहीं तो उसके ऊपर मुकदमा करेगा, उसके ऊपर डैमेज क्लेम करेगा कि आप इतना वादा किया था आप नहीं देंगे। तो फिर वो 20 कहां से देगा, ये एक बड़ी भारी समस्या में उलझन पड़ जाएगा। इसके साथ इस कानून में आपने कह दिया कि अदालतें नहीं रहेंगी, आर्बिट्रेशन में जाएगा। किसान तो आर्बिट्रेशन का नाम नहीं सुना है, अदालतें तो मुकदमा सुलझा नहीं पाती है, तो वो आर्बिट्रेशन क्या समझाएगा। इसके बाद ये क्या करेंगे कॉर्पोरेट की, आप जो लोग जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो शहरों में रहते हैं, उनके खेत पड़े हुए हैं, गांव में कोई खेती नहीं कराता है, उनसे वो कहेंगे कि ये हमको दे दीजिए। अभी जो कानून में रिस्ट्रिक्शन इतना है कि लीज पर आप नहीं कर सकते हैं, उनको मॉर्गेज नहीं करते, लेकिन सेल पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये सारी कॉर्पोरेट कंपनियां धीरे धीरे जिन लोगों के शहरों में जाके जो गांव में खेत अपना फंसाए हुए हैं, इनसे सारे के सारे खेत खरीद लेंगे और फिर इन्हीं खेतों को खेती बंद, इन्हीं खेती को छोटे छोटे 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ का फॉर्म बना के वो सेल करेंगे और कहेंगे कि आइए हमारे गांव में आप फॉर्म लीजिए, और बड़े बड़े शहर के लोग जाके उसे लेंगे और किसान वहां से गायब हो जाएगा। धीरे धीरे जैसे आदिवासियों का हुआ है, जैसे आदिवासी जहां फैक्ट्री लगी आदिवासी गायब हो गए। एक और बात, जैसे बिल्डरों ने किया है, बिल्डरों ने जमीन लिया, उनको कॉर्पोरेट को आपने हाउसिंग कॉर्पोरेशन था और सरकार का डेवलपमेंट अथॉरिटी था, उसके जगह पर आपने प्राइवेट बिल्डरों को अलाउ किया। प्राइवेट बिल्डर जैसे खोजे जमीन खरीदने लगे और 50 एकड़ लखनऊ में बताओ ना 50 किलोमीटर तक कोई जमीन बची नहीं है किसानों की, सब बिल्डर ने खरीद लिया है। न वो खेती वहां मकान बना रहा है और न खेती हो रही है। इस तरह से सारे गांव को खरीद लेंगे। धीरे धीरे बड़े बड़े लोग जो अंबानी अडानी या बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर भी उसमें घुस जाएंगे, पूरे गांव की जमीन खरीद के और एक नए ढंग का भारत बना देंगे। सभ्यता भी जाएगी, भारत की संस्कृति भी जाएगी, लोग भी मर जाएंगे, किसी की इज्जत नहीं रहेगी। छोटे मोटे मजदूर है वो पता नहीं कहां जाएंगे, वो वहां से गाँव से पलायन कर जाएंगे। आप समझ लीजिए बिल्कुल ये क्यों नहीं समझना चाह रहे, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है सर, लौटते हैं क्योंकि ब्रेक लेना है मुझे, सभी मेहमान बने हुए हैं, एक और ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पुष्पेन चौधरी जी का रुख करते हैं। पुष्पेन जी, यहाँ पर ये भी बात चल रही है क्योंकि किसानों की तो बात हो रही है, लेकिन इस पर यह भी कहा जा रहा है कि जो छोटे हैं सीमांत और सबसे सीमांत क्षेत्र के जो कृषि किसान हैं या जो छोटे हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। और ये जो विधेयक है इन पर आपकी तो अपनी मांगे हैं, लेकिन मेरा ये भी कहना है क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कार्यकर्ताओं को कि आसान भाषा में जाकर इन किसानों को समझाएं। क्या लग रहा है कि हमारे किसान ये समझ पाएंगे कि, और ऐसा ना हो कि उनकी नासमझी के चक्कर में, यानी वो बहुत अच्छे से इस बिल को ना भी समझ पाए अगर सरकार नहीं मानती है तो वो आगे चल के वाकई परेशान हो जाएं और इन पूंजीपतियों के निशाने पर आ जाएं, फिर उनको कौन समझाएगा? जहां तक भारों का सवाल है, मैंने अपनी स्टैंड और पोजीशन बता रखी है। इसमें मेन मुद्दा हमारा यही है कि एमएसपी से नीचे खरीद बेच ना हो, तब हम सेफ हो जाते हैं अपने स्थान पर।
जहां तक छोटे किसानों का सवाल है या किसानों को समझाने की बात है, किसान को कोई ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकता कि भाई हम कुछ भी प्राइस दे देंगे, तुम हम अपना खेत दे देना या हमारा जो है फसल ले लेना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी जो चिंता पांडे साहब ने जताई है, मैं थोड़ा 2-3 स्टैटिस्टिक्स रख देता हूँ। 30 लाख करोड़ रुपए की तो एग्रीकल्चर जीडीपी है। कोई धन्ना से 30 लाख करोड़ रुपए का माल इस देश में नहीं खरीद सकता। स्वयं सरकार भी जो कहती है हम इतना खरीद रहे हैं, वो केवल 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए के बीच में खरीद पाती है 30 लाख करोड़ रुपए के माल में से। और अगर सरकार भी वास्तव में सारे सामान का एमएसपी पे मूल्य लगाएगी तो वो 100 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंचेगा। सारे सरकार का बजट ही 30,42,000 करोड़ रुपए इस साल का, जिसमें से कि जो है वास्तविक इनका खुद का जो इनकम है 22 लाख करोड़ रुपए की है। कोविड काल में वो घट के 18 लाख करोड़ रुपए की बच गई है। 18 लाख करोड़ रुपए सरकार ही समझ लो, जो हटाइए अडानी अंबानी सबको, आप ये करिए सरकार ही कर रही है, सरकार का बजट उनको दे दीजिए, तब भी नहीं खरीद पाएंगे वो, इतना बड़ा वो अमाउंट है। और इसी तरह जमीन की बात कर दूं, 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन है इस देश में। 14 करोड़ हेक्टेयर कोई धन्ना सेठ नहीं खरीद सकता, और खरीद भी लेगा तो क्या करेगा उसका, अंत में उसका कुछ करना तो पड़ेगा। कैसे, कहाँ से इतनी बड़ी पूंजी आ जाएगी? तो ये चीजें निर्मूल है कि भाई ये सारा खरीद लेगा। ठीक है, कुछ कॉर्पोरेट फार्मिंग वो कर सकता है, कुछ परसेंटेज होगी छोटी, अगर उसमें किसान को फायदा होगा तो वो करेगा। वो उस जमीन का सौदा थोड़ी कर रहा है, वो एक बारी में एक साल में एक फसल का सौदा करेगा, उसको लाभ नहीं होगा, अगले साल टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं। उसी में हम कह रहे हैं कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकारी रेट जिसको कह रहे हैं, उसका प्रावधान लगा दीजिए। बाकी किसान से जमीन छीन के कोई भाग जाएगा या लेकर के चला जाएगा, खेती इतना भी कोई फायदे का सौदा नहीं है कि ले जाएगा जमीन और उसको फायदे, जब हम नहीं उसमें से फायदा निकाल पा रहे, वो कहाँ से फायदा निकाल लेगा? कुछ जमीन उसने 1000, 2000 लाख हेक्टेयर भी खरीद ली या ले ली, कॉन्ट्रैक्ट से ले लिया, कुछ नहीं, तो इतना बड़ा नहीं है। 14 करोड़ हेक्टेयर है जमीन जो कृषि की है, और 14-15 करोड़ किसान है इस देश में। तो इतने ज्यादा कॉर्पोरेट किसी के संभव है, सरकार के लिए जब संभव नहीं हो रहा, मुश्किल से 6% किसानों का माल खरीद पा रही है, तो 94% किसान तो वैसे ही बाजार के हवाले। उसमें भी एमएसपी का प्रावधान सरकारी रेट का कर दिया जाए तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। और ना ही कोई भी अर्थतंत्र जो है, इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की व्यवस्था, अगर 14 करोड़ किसान है और 100 ट्रांजैक्शन भी पूरे साल में करते हैं, हर एक चीज को कंट्रोल करना, मॉनिटर करना किसी के बस की नहीं है। 1400 करोड़ ट्रांजैक्शन हो जाएंगी, कहाँ से कंट्रोल कर लेंगे? कौन कंट्रोल कर लेगा? इसलिए एक ही इसका सूत्र है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगाइए, किसान अपने हक में अपनी फसल का जो उसको उचित रेट मिलेगा उस हिसाब से सौदा कर लेगा, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे, सरकारी रेट से नीचे ना हो, ये बाध्यकारी हो, तब किसान सेफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। विजय शंकर पांडे जी, यहाँ पर बात तो कही जा रही है, आंदोलन भी हो रहे हैं बहुत दिनों से, आंदोलनों के बावजूद ये बिल यहाँ पर दोनों ही संसद से पास हो गया। अब सवाल ये है कि जब अब ये अभी कहा भी जा रहा है कि बाद में हम सबक सिखाएंगे, कभी चुनाव आया तो फिर उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है, लेकिन ये आप पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जब वक्त आता है तब अगर कुछ चीज़ें दे दी जाती है, चाहे कर्ज माफ़ी कर दी जाती है या कुछ ऐसे आश्वासन दे दिए जाते हैं, उस वक्त फिर ये सब मान जाते हैं और फिर लगता है कि शायद थोड़ी सी चीज़ों में उनकी अभी फौरी तौर पर तो राहत मिल जाएगी, लेकिन फिर वो वोट में तब्दील भी नहीं हो पाते और फिर स्थितियां जो हैं वो वैसी की वैसी बनी रहती हैं। देखिए दीपाली जी, जो मेरी समझ है वो ये कि जो किसान हैं वो किसान एक वर्ग नहीं है, वो सब जात हैं, जाति में बटे हुए हैं और धर्म में बटे हुए हैं। तो जब चुनाव आता है तो ये जात में और धर्म में बटते हैं, ये किसान नहीं रहते। इसलिए कभी भी जो कृषक आंदोलन जो हैं वो सिर्फ समस्या उठा पाते हैं, बहुत मजबूती से उठाते रहे हैं, लेकिन कभी वो राजनीतिक ताकत नहीं बन पाए, सिवाय एक समय में जो टिकैत साहब थे उन्होंने इसको कन्वर्ट थोड़ा किया था, लेकिन वो चुनावी उसको नहीं बदल पाए। उसका कारण ये है कि हमारा समाज जो है वो जात और धर्म में बटा हुआ है, और जब चुनाव आएगा तो ये दोनों फार्मूले काम करेंगे। लेकिन जहाँ तक इशू की बात है उसमें और भी वक्ता देखिए इस पर बोल चुके हैं। मुख्य जो तथ्य है वो यही है कि किसान की फसल लुटने ना पाए।
इसलिए सरकार को ये जरूरी है कि वो एमएसपी की बात करे और उसमें वो व्यवस्था करे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इस पर हमेशा से जब कभी बात हुई इसका विरोध हमेशा से होता रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे जो गन्ना किसान हैं उसकी प्रथा करीब 60-70 साल से चली आ रही है। लेकिन देखिए, वहाँ पे भी दो चीज़ें हैं, हम तुम्हारा माल लेंगे, इतना लेंगे, तुम्हारा एकड़, तुमने जितनी एकड़ है उतना क्या हम तुम्हें पर्ची दे देते हैं, तुम्हारा माल हम इतने रुपए कुंटल पे लेंगे, इतनी बात होती है। लेकिन उनके बीच में सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, वो जो गन्ना मिल है और फार्मर का सीधा संपर्क नहीं है, बीच में सोसाइटी बनी हुई है, उन सोसाइटी के माध्यम से ऑपरेशन होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी सरकार को कोई व्यवस्था जरूर करनी चाहिए, जिससे कि ये जो भय है लोगों का कि कॉरपोरेट उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर ले, देखिए उसको नकार नहीं सकते आप। देखिए, होता क्या है कि जो अच्छी ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, वो अच्छी ज़मीनें खरीदेंगे। जो हमारे देश की जो करोड़ों एकड़ ज़मीन है उसमें बहुत सी ज़मीनें तो एकदम बेकार हैं, उसको तो वैसे कोई नहीं लेता। लेकिन जो अच्छी ज़मीनें हैं, जो आसपास की लोकेशनल ज़मीनें हैं, एनसीआर के पास है, बड़े बड़े औद्योगिक उसके पास है, उन ज़मीनों के बारे में भय हो सकता है। तो इसके बारे में सरकार को दो चीज़ें करनी चाहिए। एक तो एमएसपी को जरूर डाले, जिससे कि सारा भय जो है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि किसान को लग जाएगा भाई कोई भी आए हमसे खरीदने, वो इससे नीचे नहीं माल हमसे खरीद पाएगा। और इसको डालने में सरकार का कोई नुकसान नहीं है। भाई तुम्हें अगर लेना है लो, नहीं तो जैसा चल रहा वैसे चलेगा। देखिए, हमारे देश में बहुत से कानून बने जिनका कभी कोई पालन नहीं हो पाया, उनका असर नहीं पड़ पाया। तो मेरा तो मानना है कि ये जो जितना हल्ला गुल्ला हो रहा है वो उससे कोई असर पड़ेगा नहीं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं आपको। देखिए, एक समय में जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, इससे बहुत से लोग इस पर विचार करें। उस समय ये इस तरह का माहौल बनाया गया था कि ये एक्ट आते ही घूसखोरी खत्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर घूस को घूसा ये दिखाया जाता था। मैंने तब उस समय एक बहुत बड़ी चर्चा हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर। मैंने कहा था, देखिए आप लोग इस गलतफहमी में मत रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे सिर्फ कुछ सूचनाएं आकर कुछ बढ़ जाएगा, बाकी घूस समाप्त होने वाला नहीं है। और याद करिए 2005 से 2020 के बीच में यह देश और भ्रष्ट हो चुका है और भ्रष्टाचार और बढ़ चुका है। उसी तरीके से मेरा जो व्यक्तिगत वो मानना है वो ये है कि इन दोनों एक्ट्स का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं आएगा। जैसे हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, इनमें न तो दम है न ही इनमें वो सामर्थ्य है। हाँ, कुछ लोग कुछ जमीनों पर कब्जे करने के बारे में ये सब सोच सकते हैं। इसके लिए सरकार को एक तो एमएसपी का प्रावधान डाल देना चाहिए, दूसरा ये कह देना चाहिए साहब कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें बीच में ये कोई न कोई रहेगा, सोसाइटी टाइप का कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। अदरवाइज ये जो गन्ने वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा इस पर विचार करके इसके प्रॉस और कॉन्स देखकर इसकी एक व्यवस्था होनी चाहिए। सीधे लाने में जरूर एक खतरा है, और मुझे लगता है कि ये लोगों का जो संदेह जो है, उनको जो भय है, उसमें कुछ न कुछ कहीं बल है। ठीक है अतुल जी, जब ये सारी बातें हो रही है, इससे क्या लग रहा है, क्या जरूरत थी ये इन विधेयकों को लाने की? देखिए दीपाली जी, कई सवाल खड़े हो गए एमएसपी के समर्थन में, और कुछ लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का खतरा नहीं है। ये बहुत हल्के तरीके से चीज़ों को देखना है। और देश के अंदर जो लोग कल तक सिर्फ एक मोबाइल बेच रहे थे और कह रहे थे कर लो मेरी दुनिया मुट्ठी में, आज उन्होंने देश की सभी तरंगों पर कब्जा देश के कर लिया। देश के तरंगों पर कब्जा करके आज दुनिया के 5वें और 6ठे नंबर के सबसे बड़े पैसे वालों पर हो गया। जमीन पर कब्जा करना अब मुख्य काम है। सारे युद्ध, सारे बंदरगाहों पर कब्जा एक परिवार का हो गया। सारे के सारे नभ पर जितने टेरिस्टेरियल वेव्स हैं उनके ऊपर एक ही कंपनी का कब्जा हो गया। तो कई मोबाइल कंपनियां लड़खड़ा के चली गई। 73 हजार करोड़ रुपया का उनके ऊपर बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पैसा जमा कीजिएगा और वरना नहीं होगा। अब आप इस पर गौर कीजिए कि अब नभ के सारे एयरपोर्ट्स भी चले जा रहे हैं निजी हाथों में। अब जमीन ही तो बाची है, और जो जमीन है 6% एमएसपी खरीदा जाएगा। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां, और हरियाणा, जहां एमएसपी पर लोग खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर लोग किसानों के उत्पाद को खरीदते हैं सरकार में, और मंडियों का उत्पादन है। और पंजाब में ही पंजाब की हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। पांडे जी ने तो जुडिशरी से लेकर के प्रशासनिक स्तर का सब खेल देखा है। पंजाब के हाईकोर्ट में एक फैसला दिया है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी खरीदार एमएसपी से नीचे किसानों का उत्पाद नहीं खरीदेगा। ये नहीं दिखाई देता है मोदी जी को? इसको उस बिल में जोड़ देते कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।
इस बिल को नहीं जोड़। राजनाथ जी कहते इसका कोई जरूरत नहीं, कभी भविष्य में नहीं हुआ, पहले कभी हुआ नहीं, भूतकाल में हुआ नहीं है। तो भूतकाल में तो बहुत सी चीजें नहीं हुई हैं, आप घबराते क्यों हैं? आप जोड़ दीजिए ना कि एमएसपी से नीचे नहीं बेचा जाएगा। और इस खाली सिर्फ ये एमएसपी की लड़ाई नहीं है दीपाली जी, ये उत्पादक की लड़ाई, किसान उत्पादक तो ही है, उपभोक्ताओं की भी हिफाजत की लड़ाई लड़ रहा है। ये शांताराम कमेटी की जो शांता कुमार कमेटी थी, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा एफसीआई खत्म कर दीजिए। एफसीआई खत्म हो जाएगा तो कौन खरीदेगा इसका सामान? वो ये कह रहे हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी जरूरत नहीं है। और जब एफसीआई खत्म हो जाएगा तो देश के अंदर ये जो सस्ते राशन की दुकानें, जिनसे आप 5 किलो गेहूं मुफ्त दे करके 100 ग्राम मुफ्त गेहूं दे करके बटोर रहे हैं वाहवाही कि हम कोरोना काल में 5 किलो सबको गेहूं दे रहे हैं। नहीं, किसी के पास तो सरसों का तेल 1 लीटर आपने कहा कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं मिला, कहीं मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं मिला, कहीं नहीं मिला है बिहार में, आपका कुछ है ही नहीं। और आप कह रहे एपीएमसी मंडियों को खत्म कर दे। आप ही की सरकार के नीतीश जी ने 2006 में मंडियां खत्म कर दी बिहार में। और सबसे ज्यादा मंडियों के अभाव में सबसे ज्यादा अगर लूट हुई किसानों की, जहां एमएसपी की खरीद नहीं हुई, तो बिहार है सबसे बड़ा। 1 लाख व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है, 3 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक एमबीबीएस डॉक्टर है। सर, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? ये कौन लोग भुगत रहे हैं? गांव, नहीं रुकिए, गांव के लोग भुगत रहे हैं। दीपाली जी बीच में बोलेंगी तो मैं हट रहा हूं। आप बोलिए, मैं चल रहा हूं किनारे। नहीं आप बोलिए सर, मैं तो नहीं आप बोलिए। ना मैं चुप हो रहा, नहीं बस हो गया। नहीं, मैं इस तरह की बातें ही नहीं करता। मैंने आपको बताया ना कि क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यूपी का मुजफ्फरनगर का किसान जाकर के नागपुर में, क्योंकि 2000 रुपए क्विंटल धान बिक रहा है, तो वहां बेचने जाएगा। 80 रुपए लीटर डीजल है, बेचने जाएगा। ट्रक की ढुलाई दे पाएगा? रेल के भाड़े के लिए वो रेल में मालगाड़ी का जगह ले पाएगा? ये सब बातें नहीं समझनी चाहिए। काहे के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं आप? इसमें नाक का बाल मत बनाइए इसको मोदी जी। इन कानूनों को अप्रभावी कर दीजिए इसको। और सबसे बड़ी बात तो इसमें जानते हैं, यही नहीं है, उत्पादकों की, ये जो किसान हैं ये उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। वरना ये सब राशन की दुकानें बंद हो जाएंगी, गांव के लोग क्या करेंगे, गरीब लोग क्या करेंगे, हाशिए पे पड़े हुए लोग। और ये जो बिजली बिल लेके आए हैं, किसानों को जो बिजली मिल रही थी कुछ छूट के साथ, वो भी खत्म हो जाएगा। साधारण उपभोक्ताओं को भी बिजली मिलेगी 15 रुपए यूनिट, 10 रुपए यूनिट, 14 रुपए यूनिट। कहां जाएंगे हाशिए पे पड़े हुए लोग, समाज के शोषित पीड़ित दलित वर्ग के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, आर्थिक रूप से कमजोर किसी जात बिरादरी के हो। ठीक है सर, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ इसलिए क्योंकि ब्रेक लेना है। सभी मेहमान बने हुए हैं, एक ब्रेक फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीबी पांडे जी, एक बात ये भी कही जा रही है बहुत ज्यादा कि ये विरोध ज्यादातर पंजाब हरियाणा में क्यों हो रहे हैं? हो तो पूरी जगह रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित नजर आ रहे हैं वो हरियाणा पंजाब के किसान ही क्यों नजर आ रहे हैं? किसी को पता नहीं है। बिल पे बहस हुआ नहीं, जिस तरह से बिल पे बहस हुआ, इतने इम्पोर्टेंट कानून पे, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे इंपॉर्टेंट कानून पे कोई बहस हुई नहीं पार्लियामेंट में। इस पर तो हफ्तों बहस होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया गया। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो उनकी कोऑपरेटिव फार्मिंग का बहुत सपना था कि हम इस देश में कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग के बाद उन्होंने, तब हमारे देश के लोगों ने नहीं स्वीकार किया। जब जमींदार हटाए गए थे, गरीबी थी, जमींदारों ने शोषण करके किसानों को न वहां पानी की सुविधा थी, न सिंचाई की खाद की सुविधा थी, न बिजली की व्यवस्था थी, न नहरें थी। उस समय लोगों ने, किसानों ने अपनी जमीन कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए नहीं दिया, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हमारी जमीन चली जाएगी तो कोऑपरेटिव फार्मिंग वाले लूट लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि कोऑपरेटिव फार्मिंग बाद में जब कोऑपरेटिव बैंक बना, की तरफ से बैंकों को कोऑपरेटिव वालों लूट गए, उन्होंने नहीं दिया। तो अब तो जमीन 70 सालों में तो किसानों ने अपने खून पसीना बहा के जमीन को उपजाऊ बना दिया है, सिंचाई के साधन कर दिया है, बिजली पहुंच गई है, प्राइवेट पंप पहुंच गया है, सोलर पंप पहुंच चुका है, नहर पहुंच चुकी है। अब आप किसानों की जमीन जब सारी सुविधा हो गई, यही तो करते हैं पूंजीपति कि जब सारा मंजिल मान लीजिए, आप पूरा सब व्यवस्था कर लीजिए तो हम आएंगे। जैसे कि
तो अब उनको आप देने जा रहे हैं कि जब सब चीज उनकी व्यवस्था गांव में ठीक हो गई है, अब ये जाएंगे बिल्कुल थर्ड एक पार्टी को आप गांव में घुसाएंगे, ऐसे आदमी घुसाएंगे। अभी तक जो कुछ व्यवस्था हो रही गांव के लोग, अब एक बाहरी आदमी को जैसे आप गांव में घुसाएंगे, वो क्या गांव का करेगा, कैसे तोड़फोड़ करेगा, कैसे गुटबंदी कराएगा, कैसे पाउच पिलाएगा, कैसे लोगों को शराब पिला के तोड़ेगा, इधर की जमीन उधर बिकाएगा, पैसे देके जो जमीन नहीं बिक रही थी उसको पैसा लेके अधिक पैसे लेके खरीद देगा, तमाम पलायन गांव से कराएगा। ये सब व्यवस्था आगे आएंगी जैसा कि हुआ। देखिए जब तक देश में जब तक लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं थी, जब तक हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी, एक भी कॉर्पोरेट का आदमी कहीं कॉलोनी बनाने के लिए, फ्लैट बनाने के लिए नहीं आया। जैसे ही इन्होंने डेवलप किया लैंड शहर के आसपास, उससे इर्द गिर्द सब आ गए और 20 सालों में इस पूरे देश को उन्होंने सारी जमीनों को खरीद के और देश को एक किसानी व्यवस्था के तरफ से आसपास की जगह बर्बाद कर दी। तो ये बड़ी बनाई चीज बजाते, जब मलाई खाने का जब समय आता है तब जाएंगे, और ये जाएंगे। अभी गांव देश भर में लोग, अभी तो इस पर तो बहस ही नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्ट फार्म में बहस तो छोटी मोटी बातों पर हो रही है। और वो पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ये 10,000 एकड़ जमीन, अरे 10,000 को क्या जरूरत है, हर गांव में 10-10, 20-20 एकड़ जमीन लेके बस उनका काम चल जाएगा। हर गांव में 20 एकड़ अच्छी जमीन ले लेंगे और उसी से वो अपना पूरे गांव को कंट्रोल करेंगे। सारा जमीन वो क्या करेंगे, फालतू जमीन वो लेने के लिए आएंगे क्या यहाँ जितने भी शहर में जमीन है बिल्डर क्या जाके 40 किलोमीटर लेते हैं क्या, जो शहर के इर्द गिर्द प्राइम लोकेशन है, जहाँ रोड बन गई है, जहाँ हाईवे बन गया, जहाँ नेशनल हाईवे बन गया, वही ले लेते हैं और उसके बाद पूरा चीज को कंट्रोल करते हैं। वही गांव में करेंगे। जो सबसे अच्छी जमीन होगी इस देश की वो चली जाएगी कॉर्पोरेट के हाथ में, और उसके बाद वहीं से उत्पादन होता है और वही उत्पादन पर अपना कंट्रोल करें। सबसे बड़ी बात दिक्कत यह है कि किसान में मान लीजिए इनके में डिस्प्यूट हो, गन्ना का पानी ने बताया, गन्ने में आप देखिए 4-4 साल 3-3 साल तक पेमेंट नहीं करते हैं। किसान का गन्ना ले लिया, बड़ी मेहनत से साल भर में उगाया और गन्ना किसान उनको दे दिया फैक्ट्री को, पेमेंट नहीं कर रहे और सरकार को सब्सिडी दे देकर करना पड़े। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मर अगर मान लिया आधे गाँव, 1/4 गाँव को किसानों का भी जमीन लेके पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या क्या विकल्प है जी, मुकदमाबाजी करे और क्या करे। बिल्कुल और गांव के किसानों की मांग है मुकदमाबाजी करना। बिल्कुल सरकार को सोचना होगा। सर मैं आपको रोकूंगी, माफी चाहूंगी क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बिल्कुल सही, ये बहुत अहम चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना ये होगा कि इससे लगातार किसान तो अपनी बात रख रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, आगे चलकर ये विरोध आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर अब किसान की बातों को नहीं सुना गया तो उसका जवाब भी किसान जरूर देंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।